बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7th क्लास का जियो की बुक का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आतिशफिशानी का अमल। ठीक है, और ये है आपका पेज नंबर 9-10 जो है वो आज हमने इसको कवर करना है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आतिशफिशानी का अमल जो है वो किन जगहों पर ज्यादा होता है। ठीक है, जल्जलों में भी उसका अमल दखल था। आज हम पढ़ेंगे आतिशफिशानी का अमल। सबसे पहले जो है पढ़ते हैं कि आतिशफिशानी का अमल होता क्या है। गरम सियाल जो मादा होता है, लावा जिसे कहते हैं या मैग्मा कह लें, गरम सियाल मादे मैग्मे का जमीन से बाहर आ जाना वो क्या कहलाता है? आतिशफिशानी अमल कहलाता है। गरम सियाल मैग्मा का जमीन से बाहर आ जाना क्या कहलाता है? आतिशफिशानी का अमल कहलाता है। इस अमल के दौरान क्या होता है कि जो जमीन से जो है जब नरम हिस्से से जो है वो लावा बाहर निकल आता है और क्या है, बाहर आके वो फैल जाता है। इस अमल में मुख्तलिफ चट्टानी मादे और मुख्तलिफ गैसें भी शामिल होती हैं। आतिशफिशानी का अमल हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि ज्यादातर कहाँ होता है, किस वजह से होता है? प्लेटों में दरारें आती हैं, इस वजह से होता है। और क्योंकि आतिशफिशान जो है पहाड़ दरारें या जमीनों की प्लेटों की वजह से जो है वो ये क्या है, आतिशफिशानी का अमल वजूद में आता है। जिन इलाकों में जैसे हमने पढ़ा था बहर अल-काहिल, वहां पे उसके आसपास दरारें बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, आतिशफिशानी का अमल बहुत ज्यादा होगा। या जिन इलाकों में प्लेटें जो है वो दरार उसमें है, दरारें उसमें मौजूद है, तो वहां पे भी आतिशफिशानी का अमल बहुत ज्यादा होगा। फिर है कि दुनिया के तकरीबन 70% जो है, दुनिया में तकरीबन 70% जो है आतिशफिशा जो पहाड़ है वो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं। 70% जितने भी आतिशफिशा पहाड़ है वो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो समंदर के अंदर होते हैं, इस वजह से वो छुप जाते हैं। ठीक है, 70% जो है वो आतिशफिशा पहाड़ समंदर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो समंदर के अंदर होते हैं और वो छुप जाते हैं। ठीक है, आतिशफिशानी का अमल क्या होता है कि गर्म सियाल मादे मैग्मे का जमीन से बाहर आ जाना, जमीन से उसका खारिज हो जाना क्या कहलाता है? आतिशफिशानी का अमल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जमीन के जो लावा है वो क्या है, जमीन के नरम हिस्सों को चीर कर बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ जो है मुख्तलिफ मादे भी होते हैं, मुख्तलिफ गैसें भी शामिल होती हैं। फिर क्या मैंने बताया आपको कि ये जो अमल है आतिशफिशानी का अमल, ये ज्यादातर उन जगह पे होता है जहाँ पे दरारें मौजूद होती हैं। ठीक है, ये उन जगह पर ज्यादा होता है। फिर है कि जमीन के 70% जो हिस्सा है वो है समंदर में। समंदर में 70% जो हिस्सा है उसमें क्या है, आतिशफिशा पहाड़ मौजूद होते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी आतिशफिशा पहाड़ है उनमें से 70% जो है वो समंदर के अंदर है, लेकिन वो छुप जाते हैं क्योंकि वो समंदर में होते हैं, हमें उनका पता नहीं चलता। उसके बाद हम पढ़े आतिशफिशानी अमल के असरात क्या होते हैं हमारी लाइफ पर। आतिशफिशानी अमल जो है उसके हमारी लाइफ पर क्या असरात मुरतब होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि आतिशफिशानी का अमल जब होता है उसकी वजह से क्या होता है, आतिशफिशा पहाड़ बन जाते हैं। बार बार जब आतिशफिशा वो फटता रहता है तो उससे क्या होता है, आतिशफिशा पहाड़ बन जाते हैं। ये पहाड़ क्या होते हैं, लावा जो होता है जब वो निकलता है उसकी तह जमती रहती है, जमती रहती है, तो वो एक आपकी पिक क्यों नहीं आ रही? बेटा आपको नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, आप देखें अपना खुद, आपके उसका मसला होगा। क्या होता है कि जो पहाड़ बनते रहते हैं, जब लावा जमीन से निकलता है तो वो इकट्ठा होता है, तय उसकी बनती रहती है, तय बनती रहती है, तो वो क्या है, एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये जो है पहाड़ ज्यादातर कहाँ मौजूद होते हैं, जहां पर जमीन के प्लेटों वाले इलाके हैं वहां पर ये मौजूद होते हैं। हम लोगों ने 7 प्लेटें डिस्कस की थी पीछे, उन इलाकों में जो है ये मौजूद होते हैं। क्या? ये पहाड़ मौजूद होते हैं जो कि आतिशफिशानी की वजह से बनते हैं। जो लावा इकट्ठा होता रहता है उसकी तह बनती रहती है, तो एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद क्या है, आतिशफिशा जब पहाड़ फटते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा गैसें खारिज होती हैं, बहुत से मादे खारिज होते हैं जो कि हमारी फिजा जो है, हमारे माहौल को गंदा कर देते हैं। उसकी वजह से आलूदगी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है, हमारी लाइफ का असर क्या है कि जब आतिशफिशानी का अमल होता है तो उसके साथ मुख्तलिफ गैसें मैंने आपको बताया वो खारिज होती हैं। जब ये खारिज होती हैं और जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आतिशफिशा जो पहाड़ है किसी हिस्से से फट जाता है। ठीक है, जो पहाड़ है वो किसी हिस्से से फट जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि गैसें और दूसरे मादे जो है वो
तेजी के साथ खारिज होती हैं। और इस तरह का जो वाकया है, इससे फिर जो है इंसानी जो जान है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। और ये वाकया 1902 में एक दफा इंडोनेशिया में इस तरह का वाकया पेश आया कि जब वो पहाड़ एकदम से फट पड़ा, ठीक है, पता नहीं चला, एकदम से फट पड़ा, तो आसपास की जो आबादी है उसको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? टीचर ज्योग्राफिया या तारीख? ये बेटा जियो का हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिया का। कोई क्वेश्चन पूछना है? चले हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि आतिशबाजी के हमारी लाइफ पे असरात क्या आते हैं। पहला इसका ये है कि जब आतिशबाजी जो पहाड़ पिक नहीं आ रही बेटा, आपको नहीं आ रही, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है, आप अपना चेक करेंगे इसको सेटअप को। मुझे भी नहीं आ रही तो बन गई थी। अब क्या होता है, इसके हमारी लाइफ पे असरात क्या है कि जिन इलाकों में आतिशबाजी पहाड़ फटते हैं वहां पे जो लावा होता है, जो उसमें से निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो तय बताया इकट्ठा होता रहता है और वो एक पहाड़ की शक्ल बन जाती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जब ये आतिशबाजी पहाड़ फटते हैं तो अपने साथ उसमें से गैसें और जहरीले मवाद जो है वो निकलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो फिजा है, हमारा जो माहौल है वो खराब हो जाता है और आलूदगी जो है वो फैल जाती है। तीसरा क्या है कि जब, जो मैंने आपको भी पहले बताया कि जब आतिशबाजी पहाड़ फटते हैं या वो, तो उसमें से गैसें और जहरीले मादे खारिज होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी दर्जा हरारत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, कि वो इतना गर्म होता है कि आप उसको टच करोगे तो आप जल जाओगे, इतना वो गर्म होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जब वो दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है तो किसी जगह से पहाड़ फट पड़ता है और उसमें से जो गैसें हैं और जो मादे हैं वो तेजी से निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास की आबादी है, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको नुकसान होता है। जैसे कि 1902 में इंडोनेशिया में इस तरह का एक वाकया पेश आया था जिसमें आसपास की जो आबादी थी उसको काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, मुझे ये बताएं, अलीहा, अलीहा मुझे ये बताओ कि आतिशबाजी का जो अमल है इसके हमारी लाइफ पे असरात क्या होते हैं, हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है इसका? आतिशबाजी के अमल का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? अभी मैंने आपको 3 असरात बताए, उनमें से कोई एक बता दें। मैं बताऊं? जी बताएं। आतिशबाजी अमल से आतिशबाजी पहाड़ वजूद में आते हैं। हाँ जी, पहाड़ बनते रहते हैं, वो लावा निकलता है, वो तय बन जाती है। और माहौल आलूदा होता है, माहौल आलूदगी पैदा होती है, आलूदगी पैदा होती है क्योंकि वो गैसें वगैरह निकलती हैं उसकी वजह से। और आसपास के इलाकों को भी नुकसान होता है, आसपास की जो आबादी है, इलाके हैं, उनको नुकसान होता है। ठीक है, चले अब आप ऐसा करें, अपनी जियो की सॉरी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें। आज हम उसका पेज नंबर 13 डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें स्टूडेंट्स, अपनी पेज नंबर 13। अपनी हिस्ट्री की बुक्स नंबर 13, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। पेज नंबर है आपका 13। चुप कर जा। चले आप सबने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली है? स्टूडेंट आप सबने बुक्स ओपन कर ली है? यस।
जी, आज हमने पढ़ना है कि हुमायूं की जो इक़्तिदार को बहाल करने की जो कोशिश थी वो नाकाम कैसे हुई। अब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि हुमायूं जो है उसने दरिया गंगा में छलांग लगा दी थी अपने घोड़े समेत, और एक आदमी था निजाम नामी, उसने उसको बचा लिया था, और हुमायूं जो है वो बड़ी है वो आगरा पहुंच गया। अब हुमायूं जो है जब वो आगरा आया, साइलेंट, अपने माइक को म्यूट करें फौरन, ताल ज़ियान म्यूट करें इसको। तायान आप भी म्यूट करें इसको। तायान अपना माइक म्यूट करें। आज हमने पढ़ना है कि हुमायूं की इक़्तिदार को बहाल करने की जो कोशिश है वो नाकाम कैसे हुई। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जंगे चौसा हुई थी वहां पे उसको शिकस्त हो गई थी हुमायूं को, किससे? शेर शाह सूरी से। अब हुमायूं ने क्या किया था कि उसने दरियाए गंगा में छलांग लगा दी अपने घोड़े समेत अपनी जान बचाने के लिए। वो डूबने ही वाला था कि एक आदमी था जिसका नाम था निजाम, उसने उसकी जान बचा ली, और जो है उसके बाद जो हुमायूं है वो खस्ता हालत में, बड़ी बुरी हालत में जो है वो आगरा पहुंच गया। अब जब वो आगरा पहुंचा, आगरा में जो है उसका जो भाई था, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, मिर्जा हंदाल, उसने कब्जा किया हुआ था आगरा पे। हुमायूं ने जब आगरा पहुंचा अपने भाई मिर्जा हंदाल के पास, तो उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ हंदाल को कि तुमने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम अब मेरा साथ दो, ठीक है। हुमायूं ने अपने भाई से कहा कि तुम मेरा साथ दो और सारे लोगों से कहो कि वो मेरी हेल्प करे, अपने खानदान के लोगों से भी उसने कहा कि आप मेरी मदद करें। लेकिन हुमायूं की मदद करने से सबने इनकार कर दिया, सबने मना कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अब हुमायूं जो है उसने आखिर बड़ी मुश्किल से 40,000 जो है वो सिपाही तैयार किए, 40,000 पर मुश्तमिल एक फौज तैयार की, 40,000 बंदों पर मुश्तमिल उसने एक फौज तैयार की। किसने तैयार की? हुमायूं ने। अब जो उसकी फौज थी उसमें जो लोग थे, जो सिपाही थे, वो अक्सर जो थे जिन्होंने कभी जंग ही नहीं लड़ी थी, वो पहली मर्तबा जंग लड़ने जा रहे थे, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि जिनको कोई तजर्बा नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था जंग के हवाले से, ठीक है। वो पहली मर्तबा जो है वो जंग लड़ रहे थे। 40,000 पर मुश्तमिल जो है उसने एक फौज तैयार कर ली। अब क्या है कि जब शेर शाह सूरी जो है उसको मालूम हुआ कि हुमायूं ने इतने बंदे तैयार कर लिए हैं और वो मुझसे लड़ने को लिए आ रहा है, तो उसने फौरन जो है शेर शाह सूरी कनूज चला गया। कनूज जो है वो एक जगह पर, उसकी तरफ जो है वो चला गया। अब हुमायूं जब वहां पे पहुंचा तो उससे पहले ही वो पहुंच चुका था। कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी वहां पे पहुंच चुका था, उसने वहां पे अपना पड़ाव डाल लिया, खैमे लगा लिए, सब कुछ कर लिया। जब हुमायूं पहुंचा तो हुमायूं को जो है वहां पे जो जगह मिली खैमे लगाने के लिए, पड़ाव डालने के लिए, वो थी नीची जगह थी, मतलब ऊंची जगह नहीं थी, नीची जगह थी। अब हुमायूं ने वहां पे खैमे लगा लिए, लेकिन क्या हुआ? बारिश स्टार्ट होगी। जब बारिश होगी तो उस इलाके में, उस जगह पर जहाँ पे हुमायूं ने अपने खैमे लगाए थे, पड़ाव डाला था, उसकी फौज थी वहां पे पानी भरना शुरू हो गया। मतलब बारिश हुई तो वहां पे पानी आना, ऊंची जगह से पानी ढलवान की सूरत में नीचे ही आता है ना, जो जगह ऊंची होती है वहां पे पानी नहीं खड़ा रहता, जो नीची जगह होती है वहां पे पानी खड़ा हो जाता है। तो वो सारा पानी नीचे आने लग गया, नीचे जहाँ पे वो हुमायूं की जो फौज है वो खड़ी थी, वहां पे जहाँ पे उन्होंने पड़ाव डाला था। अब जब हुमायूं है उसने ये देखा कि बारिश हो रही है और ये सारा कुछ मसला हो रहा है, तो उसने जल्दी जल्दी अपनी फौज से कहा कि यहाँ से जो है वो खैमे हटाओ, यहाँ से खैमे उठाओ और कहीं और जगह जाके जो है हम इसको लगाते हैं। अब जब वो ये कर नहीं रहे थे, अपने खैमे उखाड़ ही रहे थे, तो शेर शाह सूरी जो है उसने उन पर हमला कर दिया। बारिश में ही जब वो अपनी खैमे उखाड़ रहे थे हुमायूं की जो फौज है, तो शेर शाह सूरी जो है उसने उस पर हमला कर दिया, और जो हुमायूं के जो फौज के बंदे थे वो डर कर भाग गए, और इस फौज में, इस लड़ाई में जो है वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। किसको? हुमायूं को। अब आगे क्या हुआ? हुमायूं की जलावतनी, जलावतनी बोलते हैं उसको, उसे अपने मुल्क से निकाल देना, ठीक है। अब हुमायूं जो है वो कनूज की लड़ाई जो थी अभी हम लोगों ने पढ़ी, उसमें जब उसको शिकस्त हो गई, वो हार गया, तो उसने क्या किया? आगरा पहुंचा। आगरा जहाँ पे उसका भाई रहता था, मिर्जा हंदाल जो था, उसकी हुकूमत थी। अब जब वो आगरा पहुंचा तो जो शेर शाह सूरी है वो उसका पीछा कर रहा था,
शेर शाह सूरी जो है उसका पीछा करते हुए आगरा भी पहुंच गया। अब जो हुमायूं उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए, मतलब अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए वो कहाँ चला गया, दिल्ली। अब जब वो दिल्ली पहुंचा तो शेर शाह सूरी जो है उसने आगरा पर कब्जा कर लिया। अब जब वो दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में भी उसका रुकना मुश्किल था क्योंकि शेर शाह सूरी इसका पीछा कर रहा था। अब वो दिल्ली से चला गया लाहौर, ठीक है। हुमायूं जो है वो दिल्ली से आ गया लाहौर। जब वो लाहौर आया तो लाहौर में उसने देखा कि यहाँ पे भी मेरे लिए मसले पैदा हो रहे हैं, तो वो सिंध में चला गया। सूबा सिंध का पता है ना, हमारा जो सूबा है पाकिस्तान का सूबा जो है, वहां पे चला गया। अब वहां से वो गया कंधार, सूबा सिंध से वो गया कंधार जो कि अफगानिस्तान का एक इलाका है, वहां पे चला गया। अब जब वो कंधार गया, कंधार से उसने देखा कि कंधार में इस जमाने में जो उसका भाई था मिर्जा अस्करी, हम लोगों ने पढ़े थे ना, उसके 3 भाई थे, मिर्जा कामरान, मिर्जा हंदाल, मिर्जा अस्करी। जो हंदाल था उसकी हुकूमत थी कहाँ पर, आगरा पर, और जो अस्करी की हुकूमत थी वो थी कंधार पर। जब हुमायूं ने उससे कहा, कंधार पहुंचा और कहा कि आप मेरी मदद करो, तो जो है जो उसका भाई था उसने उसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके शेर शाह सूरी को दे दूंगा। अब हुमायूं को जब ये पता चला बात, तो हुमायूं ने कहा वहां से भाग गया और वो अपनी जान बचाकर ईरान आ गया। ठीक है, यहाँ तक आज हम डिस्कस कर किया, आगे हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज कि हुमायूं जो था वो आगरा जब पहुंचा, आगरा में उसके भाई की हुकूमत थी, उसके भाई ने कहा मैं आपका साथ नहीं दूंगा, और खानदान के बाकी लोगों ने भी कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे। अब हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से 40,000 बंदे इकट्ठे किए, एक फौज बनाई। अब उस फौज में जो लोग थे, जो सिपाही थे, वो सारे वो थे जिन्होंने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी, सारे ही नाअहल थे। अब हुमायूं जो है उसने कनूज का रुख किया। जब शेर शाह सूरी को पता चला कि ये कनूज की तरफ आ गया, उससे लड़ने आ रहा है, तो शेर शाह सूरी वहां पे पहले पहुंच गया। और जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने ऊंची पर खैमे लगा लिए। जब हुमायूं पहुंचा, हुमायूं ने देखा कि ये तो खैमे लगा लिए हैं, तो नीची जगह पर जो इलाका था वहां पे खैमे लगा दिए। और अचानक से ही फिर बारिश स्टार्ट हुई। जब बारिश हुई तो हुमायूं के जिस जगह पे खैमे लगे हुए थे वहां पे पानी आना शुरू हो गया, बारिश का खड़ा होना शुरू हो गया। अब हुमायूं ने जल्दी जल्दी में वो उठाना शुरू कर दिए, जो खैमे हैं वो उखाड़ना शुरू कर दिए। शेर शाह सूरी ने ये देखा और उस पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, कपड़ा आ रही है हुमायूं की साहब के आवाज ना आए, आप दोनों अपने माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें फौरन। अब जब हुमायूं, उसकी जलावतनी कैसे हुई कि जब उसको कनौज की लड़ाई में शिकस्त हो गई तो उसके बाद वो आ गया आगरा। ठीक है, जब आगरा आया तो उसके पीछे शेर शाह सूरी उसके पीछे पीछे आ गया। हुमायूं ने उससे बचने के लिए पहुंच गया दिल्ली। ठीक है, जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में उसका रुकना मुश्किल था, फिर वो वहां से आ गया लाहौर। जब वो लाहौर आया, लाहौर से वो आ गया सिंध, सिंध से वो गया कंधार जहाँ उसके भाई की हुकूमत थी। उसने अपने भाई से कहा कि आप मेरी मदद करो। भाई ने कहा कि मैं नहीं करनी। उसके भाई ने कहा कि गिरफ्तार करके शेर शाह सूरी के सामने पेश कर दूंगा। अब हुमायूं जो है उसको जब ये पता चला वो वहां से भागा और वो ईरान आ गया। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का भी और जियो का भी। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो ओके, नो मैम, नो मैम। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम दोबारा से मुलाकात करेंगे और दोबारा से इसको आगे से डिस्कस करेंगे। टीचर याद करना है, ठीक है? में ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।